Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं ऐसे केसेस की जिसमें आप सोच सकते हैं या पता नहीं आप ऐसा सोच भी नहीं सकते कि 4% कन्विक्शन रेट, यानी कि 96% जो केसेस हैं वो एक्विटल पर चले गए, यानी बरी हो गए आरोपी। ऐसा क्यों हुआ? मैं बात कर रहा हूँ रेप केसेस की, और ये डाटा जो है वो करीब 4 सालों का डाटा है। और मेरे साथ मेरे जो राइट हैंड पर आरटीआई एक्टिविस्ट हैं शोने कपूर, इन्होंने ये डाटा दरअसल दिल्ली की तमाम जो कोर्ट्स हैं वहाँ पर आरटीआई फाइल की, उसके बेसिस पर इनको जो डाटा मिला उसका जब हमने रिसर्च किया तो पता चला कि सिर्फ 4%, आप सोचिए, रेप केसेस में कन्विक्शन हुई है। 96% केसेस आरोपी बरी हो गए। सोनी जी से बात करते हैं। सर, ये बताइए, ये जो आपने आरटीआई लगाई, ये क्या सोचकर आपने लगाई और इसका क्या आउटकम, जैसे हम बात कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल में आउटकम बताइए। देखिए, मैंने जो ये आरटीआई लगाई, दिल्ली के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मैंने आरटीआई लगाई रेप केसेस को लेके, जिसमें कि पॉक्सो इंक्लूडेड नहीं है। यानी जहाँ पे स्त्री जो है वो मेजर है, यानी 18 साल से अधिक है, उसमें क्या कन्विक्शन रेट्स हैं। बहुत बार हम सुनने को मिलते हैं कि रेप में लड़कियां जो हैं पलट जाती हैं, हॉस्टाइल हो जाती हैं। तो मैंने 7 सवाल पूछे थे, जिसमें से पहले 3 सवाल थे कि कितने केसेस डिसाइड हुए, उनमें कितनी कन्विक्शन हुई, उसमें कितने में एक्विटल हुआ। ठीक है। ये 3 सवाल का डेटा मुझे 11 में से 10 जुडिशल डिस्ट्रिक्ट से मुझे मिला। एक जुडिशल डिस्ट्रिक्ट ने इसको डेटा को देना मना कर दिया है, वो है द्वारका। तो बाकी 10 डिस्ट्रिक्ट्स का डेटा है। पिछले 4 साल में 3097 केसेस डिसाइड हुए हैं, यानी 2021 से 2024 तक। 2025 का डेटा इसमें नहीं है। और उनमें से मात्र 133 केसेस के अंदर कोई कन्विक्शन हुई है। 133 केसेस में मात्र 133, जो कि निकल के आता है 4.29%। मेरे आगे के 4 सवाल ये थे कि कितने केसेस में स्त्री जो है वो हॉस्टाइल हो गई। मुझे सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने ये डेटा प्रोवाइड किया, और उस डेटा के हिसाब से लगभग एक कोर्ट में 40% और एक कोर्ट में 33% स्त्रियां जो हैं वो हॉस्टाइल हो जाती हैं। यानी वो जब कंप्लेंट लिखवाती हैं तो लिखवाती हैं हमारे साथ रेप हुआ, और जब गवाही का समय आता है तो वो ऐसा दिखाती हैं कि उनके साथ कोई इस तरह का रेप जैसा कोई कृत्य उनके साथ नहीं हुआ, और उनको हॉस्टाइल डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये शॉकिंग था। और बाकी कोर्ट्स ने कहा कि हम इस तरह का कोई भी डेटा मेंटेन नहीं करते हैं कि कितनी स्त्रियां हॉस्टाइल हो गई हैं। उसके बाद मैंने ये सवाल किया था कि जो हॉस्टाइल हुई उसमें क्या कन्विक्शन हुई, क्या एक्विटल हुए। तो लगभग हर एक जगह एक्विटल ही हैं। जिसने डेटा दिया उसमें कोई भी कन्विक्शन नहीं हुई, जबकि विक्टिम के हॉस्टाइल होने के बाद भी कन्विक्शन हो सकती है। क्योंकि अगर बाकी सारी चीज़ें ऐसा बताएं कि रेप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे हो सकती है। और आखिरी सवाल ये था कि जब लड़कियां हॉस्टाइल हुई तो उसमें कितनी लड़कियों के खिलाफ आपने कार्रवाई की कि उन्होंने एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मोशन में डाला। पुरुष, उसमें अधिकतर पुरुष गिरफ्तार हुए, आपने कंपनसेशन लिया। तो उसमें कितनी स्त्रियों पे आपने कार्रवाई की। तो टोटल एक डिस्ट्रिक्ट ने 4 और एक डिस्ट्रिक्ट ने 1 स्त्री पर कार्रवाई की है, यानी 5 स्त्रियों पर जो कार्रवाई हुई है, जो कि नगण्य है। मतलब शोनी जी, ये माना जाए कि करीब करीब 130 के आसपास कन्विक्शन हो रही है, और उनमें सिर्फ जो बाकी एक्विटल है, तो ये एक्विटल रेट अगर लगाया जाए तो 3000 से प्लस है एक्विटल रेट। तो एक्विटल रेट अगर 3000 प्लस है तो उसमें सिर्फ 5 लड़कियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इसमें सिर्फ 5 लड़कियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जो डेटा मेरे पास है और जो दिल्ली जुडिशरी ने मुझे प्रोवाइड किया है। ऐसा हो सकता है कि बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स है जिन्होंने प्रोवाइड नहीं किया, उन्होंने भी कुछ स्त्रियों पर कार्रवाई की हो, पर उसका कोई डेटा है नहीं मेरे पास। तो मुझे तो जो डेटा मिला है मैं तो वही बयान कर सकता हूँ। हालांकि अभी सुनने में आया है कि पिछले ही हफ्ते किसी कोर्ट ने 2 और स्त्रियों को अलग अलग केसेस में जो है कन्विक्शन। आपने शोनी जी बीड़ा क्यों उठाया कि आप तमाम कोर्ट्स में जाएं, सारे डाटा निकालें और ये पता करें कि कितने केस में एक्विटल है, कितने में सज़ा मिली है, और क्यों ये एक्विटल हुए, क्यों सज़ा मिली? देखो चिराग, एक पुरानी कहावत है, जाके पैर ना फटे बिवाई ताकि जाने पीर पर आई। 2008 में मेरे ऊपर एक दहेज का मुकदमा हुआ था, जिसमें मैं अरेस्ट हुआ था। तो उसके बाद से मैं पुरुषों के जो अधिकारों के लिए है वो काम कर रहा हूँ। तो लोग मुझे मेंस राइट एक्टिविस्ट भी बोलते हैं। तो उसके बाद से मैं 498 मैट्रिमोनियल मैटर्स पे बहुत काम कर रहा था। अब रेप के ऊपर भी काम करना शुरू किया।
दीपिका के साथ मैंने एक मूवी भी बनाई थी इंडिया सन्स, जिसमें दीपिका ने डायरेक्ट की थी और मैंने प्रोड्यूस की थी। तो 2012 के बाद जो है रेप के केसेस में एक बहुत बड़ा स्पाइक आया, और जैसा कि हम सोचते थे, समझते थे, सुनते थे कि इसमें एक्विटल्स जो हैं वो भी नगण्य हैं, और धीरे धीरे हमारा ही मानना था धीरे धीरे ये भी 498 की तरह मिसयूज़ होना शुरू हो गया है। आप 498 के डेटा की बात करें, जो कि मैंने अलग आरटीआई से निकाला है, तो नेग्लिजिबल, नियर ज़ीरो कन्विक्शंस हैं दिल्ली के अंदर। 10,000 केसेस में से कोई मात्र 20 एक कन्विक्शंस हैं, ठीक है, जिसका अभी डेटा का एनालिसिस हम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे रेप का भी वही हाल हो जाएगा। बताइए सोनी जी, ये डाटा निकालना कितना मुश्किल होता है? क्योंकि आप तो सवाल पूछ लेते हैं, लेकिन ये तो विभाग के ऊपर है कि जवाब दें या ना दें। चलो, डेटा निकालना बहुत मुश्किल है। कोई भी डेटा देना नहीं चाहता है, और डेटा देना क्यों नहीं चाहते हैं इसकी मुझे वजह समझ में नहीं आई है। एक बहुत बड़ी वजह तो ये है कि इसके अंदर बहुत पैसा इन्वॉल्व है। हर एक रेप विक्टिम को 4 लाख रुपया मिलता है। पिछले 4 साल में 88 पॉइंट कुछ करोड़ रुपया इन रेप विक्टिम्स को एज कंपनसेशन दिया गया है। ये एक मैंडेटरी कानून में कुछ 4 लाख मिलेगा? 4 लाख तक मिलता है, नहीं 4 से 7 लाख रुपए तक मिलता है, और उसमें अलग अलग स्टेजेस हैं, और उसमें एक लड़की को अप्लाई ज़रूर करना पड़ता है। तो कुछ है उसमें केस एक्विटल पे चला जाता भी। हाँ जी, उसे कंपनसेशन मिलता है। हालांकि इसमें दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है कि जिसमें एक्विटल हुआ है उसमें कंपनसेशन रिकवरी करें, तो फिर पर रिकवरी होती नहीं है। मात्र 5 लड़कियों से 6 लाख रुपए की रिकवरी हुई है, और 3,000 केसेस से ज़्यादा एक्विटल है। लगभग 3,000 केसेस में एक्विटल है। 88 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। 88 करोड़ रुपए आपने डिस्ट्रीब्यूट करके 6 लाख की रिकवरी की है। और ये तो सिर्फ वो है जो डीएलएसए से लिए है। रेप केसेस में अगर आप देखें तो प्रॉपर नेगोशिएशंस होती हैं, कितना पैसा लगेगा, कितना पैसा मिलेगा, कितना पैसा किसके पास पूछूंगा, क्योंकि वो भी इस मामले में काफी एक्सपर्ट है। दीपिका भारद्वाज हमारे साथ मौजूद है। दीपिका, आपने बहुत सारे केसेस इस तरह के देखे जिसमें आपने काफ़ी लोगों को बचाया। हमने एक बार पहले वीडियो भी बनाई थी जिसमें एक आपने कर्नल को भी बचाया, जिसमें उनके खिलाफ एक रेप केस दर्ज हो। उन्होंने तो अपनी पूरी कहानी बयां की थी किस तरह से कि कैसे हुआ। ओवरऑल टोटलिटी में आपका क्या इस मुद्दे पर कहना है? चिराग, मुझे लगता है कि जैसा शोनी जी ने कहा वहीं से शुरू करती हूँ कि बहुत ही दुखद बात है कि 376 या रेप के जो केसेस हैं, जो कि एक जघन्य, सबसे ज़्यादा जघन्य अपराध माना जाता है, वन ऑफ द हाईनेस्ट मोस्ट क्राइम माना जाता है रेप को, वो धारा एक ऐसी कगार पे आ गई है जहाँ पे कन्विक्शन रेट अबिस्मिल है, 4% है, ठीक है। एक इतने सीरियस क्राइम का मजाक बनाया जा रहा है हमारे समाज में। प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स में रेप का केस लगाया जा रहा है, रिलेशनशिप कहीं पे टूट गया तो रेप का केस लगाया जा रहा है। जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई हमने निर्भया के केस के बाद कि जेन्युइन विक्टिम्स को जो है जस्टिस मिले, लेकिन कोर्ट्स में आज के समय पे अगर आप देखेंगे तो एक मजाक बनाया जा रहा है इतने ज़्यादा सीरियस क्राइम का। और यहाँ पे जब, जैसा शोनी जी ने बोला कि जब पैसे की बात आ जाती है, वो एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग फैक्ट है, क्योंकि आप सिर्फ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं और आपको 1 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन मिल रही है। ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिकली बैकवर्ड फैमिलीज़ हैं, ऐसे गैंग्स अब आ गए हैं जो कि रेप केसेस लगा के ये कॉम्पेंसेशन का पैसा तो सरकार से ले ही रहे हैं। जिनको अक्यूज्ड बनाते हैं उनसे भी, जैसा इन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ हम लोग जो सिस्टम ने उनको पैसा दिया, कॉम्पेंसेशन दिया, उसकी बात कर रहे हैं। मैं ऐसे ऐसे केसेस जानती हूँ जहाँ पे जैसा बिल्कुल सेम पैटर्न है 498 जैसा चल रहा है कि सिर्फ एक आदमी नहीं, उसके परिवार के फैमिली मेम्बर्स को भी इम्प्लिकेट कर देंगे, फिर किसी एक मेंबर के खिलाफ गवाही ना देने के 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए, फिर बेल में अगर वो बोल देंगे कि इसको बेल मिल जाए तो 2 लाख रुपए। मतलब स्टेजेस में जैसे 498 में स्टेजेस के ऊपर पैसे की उगाही हो रही थी, वैसे ही सेम पैटर्न में अब रेप के केसेस में इस तरह की उगाही होने लगी है। जैसे राकेश वालिया सर का भी जब केस हम लोग ने डिस्कस किया था, तो उनके साथ वो जो महिला है जिसने 9 रेप केसेस फाइल करे हुए दिल्ली में, उनके साथ एक वकील मिला हुआ है। वो एफआईआर करवाते ही बंदे को फ़ोन करता है और बोलता है कि 3 लाख रुपए दे दो, 5 लाख रुपए दे दो। दीपिका जी, इन सारे केसेस में आपने बहुत सारे केसेस किए और बहुत सारे लोगों को जस्टिस भी दिलाया, और हमने कई वीडियोस भी इस पर करी। जिस पर आरोप लगता है वो तो जेल जाता ही है? जी बिल्कुल जाता है। और कितने दिनों के लिए मिनिमम जेल जाता है? मैं अभी आपको एक केस बताती हूँ। दिल्ली की ही कोर्ट में एक महिला के खिलाफ परजुरी का केस हुआ। वो महिला जो है वो 15 रेप केसेस मॉलेस्टेशन कर चुकी है, सिर्फ दिल्ली में नहीं, 3 स्टेट्स में, राजस्थान में, हरियाणा में और दिल्ली में, 3 स्टेट्स में अलग अलग।
प्रॉपर शातिर क्रिमिनल महिला है वो। जब उसने रेप केस फाइल किया, जबकि वो पहले भी इतने सारे रेप केसेस फाइल कर चुकी थी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। इस आदमी, इसका नाम संदीप है, इसको जेल में डाल दिया गया। ये 6 महीने जेल में था और उसके बाद 6 साल इसने केस का ट्रायल झेला और अब अक्विटल उसका हुआ है। वो महिला पता नहीं कितनी बार अरेस्ट हो चुकी है। तो आप सोचिए कि कितना सीरियस क्राइम जो है, जो प्रॉपर क्रिमिनल महिलाएं हैं, जो गैंग हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। 5 पॉइंट अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि तो पूरी रिसर्च है, ऐसे 5 कौन से कदम होने चाहिए जिसकी वजह से, या आपको लगता है इतने कदम होने चाहिए कि ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं? देखिए सबसे पहली चीज़ जो है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चिराग, वो है कि हमारी जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनको बहुत ही स्ट्रिक्ट एक स्टेप लेना पड़ेगा अपनी पुलिस फोर्स को बोलने के लिए कि इनोसेंट लोगों को आप इस तरह से झूठे केसेस में अगर फंसाया जा रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाता है चिराग। इन्वेस्टिगेशन अगर वो अच्छी तरह से, दुरुस्त तरह से करे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं राकेश सर का ही केस देख लूँ, उनकी चार्जशीट में जीरो एविडेंस थे उनके खिलाफ। तो बजाय कि उस केस को क्लोज आपका कहना है कि इस तरह के केसेस में जो यूजुअली पहले अरेस्ट कर लेते हैं, अरेस्ट ना करें, पहले इन्वेस्टिगेशन करें। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए सबसे पहले। तो अगर वो इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है कि महिला ने झूठ बोला है, तो उसके ऊपर तुरंत पुलिस के द्वारा ही कार्यवाही होनी चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए। जब ऐसी कुछ हजारों महिलाएं जेल में चली जाएंगी तो शायद ये रेप केसेस थोड़े कम होंगे। उसके बाद ये है कि जैसे ये कॉम्पेंसेशन की बात आई, अगर किसी महिला ने इस तरह का झूठा केस करवा के कॉम्पेंसेशन ली है तो उससे ना ही सिर्फ रिकवरी कराई जाए बल्कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। तीसरा, ये जुडिशरी की यहाँ पे मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात करूंगी। जैसे अब दिल्ली में एक जज हैं अनुज अग्रवाल जी, उन्होंने परजूरी चार्ज इनिशिएट किए हैं। बहुत उम्दा स्टेप है, सब जजेस को ऐसा करना चाहिए। जब आपको समझ में आ रहा है कि महिला अपने बयानों से बिल्कुल पलट चुकी है और कोई कोअर्जन नहीं है और कहीं ना कहीं बू आ रही है कि यहाँ पे पैसे की उगाही के लिए केस किया गया था, तो उस महिला के खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और मैं तो ये बोलूँगी, परजूरी नहीं, हमारी आईपीसी में 211 की एक धारा है जिसमें एक महिला को उतनी ही पनिशमेंट मिलेगी जैसे अगर किसी रेप में अगर किसी रेपिस्ट को मिलती है, उतनी ही महिला ने अगर झूठा रेप केस करवाया तो उसको भी उतनी सजा मिल सकती है। तो वो धारा का इस्तेमाल जो है, यानी अगर एक तरह से कहा जाए दीपिका कि अगर हम शुरुआत में ही इन्वेस्टिगेशन बढ़िया कर ले तो मुझे लगता है ये आगे कोई स्टेप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जब सही होगी तो पता लग जाएगा ये आरोपी है नहीं है, ये पता लग जाएगा कि महिला ने गलत बोला है तो वहीं महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको अंदर डालें। लेकिन चिराग, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज के समय में दिखने आ रही है वो ये है कि ये बिजनेस बन गया है और इस बिजनेस का पुलिस भी पार्ट है। मैं ऐसे बहुत सारे केसेस कर चुकी हूँ। इनफैक्ट हम लोगों ने गुड़गांव में एक लेडी कांस्टेबल को अरेस्ट करवाया था जो कि एक गैंग का पार्ट थी, जो लड़की के साथ मिलकर लड़कों को ट्रैप करवाती थी, उसके बाद उनको रेप केस की धमकी देती थी और उसके बाद लाखों रुपए की उगाही कर लेती थी। अभी एट प्रेजेंट जब हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में एक केस चल रहा है। मैं एक और इसमें बीच में आपको इंटरप्ट करूंगा। ये तो आपने केसेस की आप डिटेल बता रहे हैं, लेकिन कानून का अगर फ्लॉ की बात करूं, आपने कानून को भी पढ़ा होगा इससे रिलेटेड। पहले एक रिलेशन डेवलप होता है, उसके बाद लड़की आरोप लगा देती है। वो कहती है जी शादी के लिए झांसा दिया था, मुझे कहा था मेरे से शादी करोगी और शादी करी नहीं, तो भाई अब मुकदमा तो मैं कराऊंगी। तो ये जो ट्रेंड है, क्या इसको हम एक्चुअल रेप केस माना जाए या इसमें भी कुछ परिवर्तन होना चाहिए? आपको क्या लगता है? चिराग, सुप्रीम कोर्ट बहुत बार बोल चुका है कि जो लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स हैं उसमें कंसेंट इम्प्लिसिट होती है, आप उसको रेप नहीं बोल सकते जस्ट बिकॉज रिलेशनशिप ब्रेक हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की वजह से एफआईआर दर्ज होनी बंद नहीं हो रही आज के समय में भी। 5 साल, 6 साल, 10 साल का कंसेंशुअल रिलेशनशिप है, उसके बाद भी रेप की एफआईआर बाकायदा दर्ज हो रही है। बल्कि अब तो एक और कानून आ गया है, सेक्शन 69। तो अब मैं जो केसेस में देख रही हूँ वो ये देख रही हूँ कि रेप की धारा भी है, सेक्शन 69 भी है, डबल जेपर्डी है ये। क्या है 69 सेक्शन? 69 कहता है कि अगर किसी महिला को शादी का झांसा दिया गया, जॉब का झांसा दिया गया, प्रमोशन का झांसा दिया गया और उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के बाद वो चीज़ नहीं करी, तो आप उस बंदे के ऊपर सेक्शन 69 लगा सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो तो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है। लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमारे कंट्री में हो क्या रहा है। मतलब कंसेंशुअल रिलेशनशिप्स में इतनी लंबी लॉन्ग स्टैंडिंग कंसेंशुअल रिलेशनशिप में, और मैं तो बोलूँगी सुप्रीम कोर्ट जब ये कह रहा है कि इतनी लंबी रिलेशनशिप में आप रेप का केस नहीं लगा सकते हैं, तो उस महिला के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं आप? और फिर इस तरह का कानून क्यों आया? सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कौन सी अथॉरिटी हो? फिर इस तरह का कानून क्यों आया? कानून क्यों आया है? शोनी जी, आपसे जानना चाहूंगा इस तरह के कानून को लेकर, और तमाम ये जो चीजें दीपिका भी डिस्कस कर रही थी। हमने कई बार देखा कि बहुत लोग जेल भी चले गए, बाद में ठीक है सब सेटलमेंट हुआ। आपके हिसाब से 5 ऐसे बड़े काम कौन से होने चाहिए? जैसे इन्होंने बताया, एक तो इन्वेस्टिगेशन अगर अच्छी हो तो सारी चीज़ें वहीं ठीक हो जाती हैं। दूसरा,
कि इस तरह जो एक दूसरा मेरा सवाल था कि भाई ऐसा ना हो कि पहले सब कुछ सहमति से हो रहा है और बाद में वो रेप में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो एक बहुत बड़ी चीज़ है ही, पर इसके अलावा एक चीज़ ये होनी चाहिए जहाँ पे जैसे लॉन्ग टर्म की रिलेशनशिप है उसमें कोर्ट को इमीडिएटली बेल दे देनी चाहिए। मेरे पास ये डेटा नहीं है कितने समय रहे, पर बहुत पहले एक डेटा लिया था 2008 में, तो लगभग 197 दिन एक रेप एक्यूज जेल में रहता था। दैट वाज एन एवरेज। आज की तारीख में बहुत सारे केसेस ऐसे भी आए हैं जिसमें एंटिसिपेटरी बेल भी हो जाती है, पर अगर बड़े लोग हो, मतलब अगर आपके पहुंच हो तो अरेस्ट भी नहीं होते। नहीं, अगर पहुंच हो तो सेटल ही हो जाते हैं ना मैटर। अगर पहुंच होगी तो मैटर सेटल हो जाते हैं। और आप यकीन मानिए, पुलिस स्टेशन में जब रेप का केस जाता है तो लड़के को बुला के सबसे पहले सेटलमेंट की बात की जाती है। लड़के की फैमिली को बुलाया जाता है, सबसे पहली बात होती है सेटलमेंट, कितने में हो सकता है। और मेरा ये कहना है कि क्या हम रेप जैसे हाइनस क्राइम को एक नेगोशिएटिंग टूल बना सकते हैं? क्या हम ब्लड मनी, हम ऐसे किसी जगह पे रह रहे हैं स्टेट में जहाँ पे कि अगर रेप हुआ है तो आपको ब्लड मनी दे के छूट सकते हैं? लेकिन एक दूसरी भी इसमें पहलू है। इसमें यह है कि 100 से ज़्यादा कुछ ऐसे केसेस भी है जिसमें एक्चुअल में हुआ है। तो जो एक्चुअल वाली अगर मैं बात करूं, तो अगर उनको आप इन्वेस्टिगेशन के नाम पर उनको बैठा दे थाने में और उनको कहें आप वेट करो, और मान लीजिए उस बच्ची के साथ या किसी के साथ जेन्युइनली रेप हुआ हो, तो फिर देखिए, अब ये मैं तो नहीं कह सकता, पर अगर 3097 में से 2900 केसों में से अगर आपने आधों में भी कार्रवाई कर दी तो कम से कम झूठे केस होने बंद हो जाएंगे और जो लड़कियां जेन्युइनली विक्टिम थी उन्हें न्याय मिलेगा। आज की तारीख में झूठे मुकदमों का सबसे बड़ा नुकसान ना महिला को ही होता है। आप यकीन मानिए, जैसे अब रेप की बात कर रहे हैं, रेप की एफआईआर होने में 15-15 दिन लगते हैं। 498 की एफआईआर दिल्ली के अंदर होने में 1 साल तक लगता है। मतलब कि अगर कोई वाकई पीड़ित है तो भी वो पहले 15 दिन तो इधर उधर घूमेगी, उसके चक्कर कटाए जाएंगे, तब तक मेडिकल एविडेंस लूज हो जाएगा, तब तक बहुत। सोनी जी, हमने देखा है कि रेप में त्वरित कार्रवाई भी होती है। देखिए, कभी कभी होती है और हमेशा होनी चाहिए में बहुत फर्क है। जहाँ कभी कभी होती है वहाँ पे डिस्क्रिशन आ जाता है, और जहाँ डिस्क्रिशन आ जाता है वहाँ उसका बेजा इस्तेमाल शुरू हो जाता है। तो आपके हिसाब से ऐसे 4 पॉइंट या 5 पॉइंट क्या होने चाहिए जिससे आपको लगता है कि ये जो कन्विक्शन रेट है वो बढ़ेगा, ईमानदारी वाले केस सामने आएंगे? देखिए, मैं तो यही मानता हूँ कि कोई भी केस जिसमें की गवाही बदली गई है उसमें कार्रवाई तो होनी ही चाहिए लड़की पे। और 3 तरह से चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रूव्ड, एक होता है नॉट प्रूव्ड, और एक होता है प्रूव्ड अगेंस्ट। नॉट प्रूव्ड ठीक है, उसमें बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है, पर मुझे ये बताएं कि जब एक रेप केस में विक्टिम के साथ NCW का वकील खड़ा होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर खड़ा होता है, दिल्ली पुलिस की विक्टिम प्रोटेक्शन स्कीम है, कंपनसेशन है, उसके बावजूद आप सिर्फ 4-4.5% पे हैं। बहुत बड़ा सवाल है ये पुलिस पे और जुडिशरी पे कि आप क्या कर रहे हैं, और उसके बाद आप डेटा नहीं मेंटेन करते हैं। क्यों नहीं मेंटेन करते हैं? मेंटेन नहीं करते या देना नहीं चाहते? अगर आप नहीं, वो कहते हैं हम मेंटेन ही नहीं करते। मैं वो तो हो सकता है आपको देना नहीं चाहते। नहीं, चलिए, अगर वो नहीं देना चाहते, वो तो किसी ना किसी दिन डेटा आ ही जाएगा किसी ना किसी अपील में। पर अगर वो डेटा ही मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, कोई भी स्कीम है उसकी रेगुलर जांच होती है। कोई भी आप भी न्यूज़ एंकर हैं तो आपके मीडिया हाउस में कोई भी प्रोग्राम है उसकी रेगुलर आप मॉनिटरिंग होती है। आप इसकी मॉनिटरिंग ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्त्री के खिलाफ बोलना, महिला के खिलाफ बोलना, झूठे मुकदमे बोलना, आप कहते हो ये बहुत बड़ा क्राइम है, ये इटसेल्फ इज अ क्राइम। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे फॉल्स रेप केसेस हैं जहाँ पे मुझे पुलिस वालों की मदद से ही मैं जिन विक्टिम्स थी उनको मदद कर पाई, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स मेरे काम से प्रभावित हैं। वो देखते हैं कि मैं जेन्युइनली लोगों को मदद कर रही हूँ, तो वो लोग भी हमारे को मदद करते हैं। उनकी सबसे बड़ी जो विडंबना है वो जो मेरे साथ शेयर करते हैं, वो ये बोलते हैं कि दीपिका जी हम क्या करें, क्योंकि हमें तो अदालत ने बोल दिया कि आप सिर्फ 164 की स्टेटमेंट इसकी और FIR के बेसिस पे आप चार्जशीट फाइल कर दो। अब हमारे को साफ पता चल रहा है कि ये झूठ बोल रही है, और इतने सारे एविडेंसेस हैं जिसमें ये झूठ बोल रही है। तो आप ये बताइए कि कई केसेस में दिल्ली पुलिस या कोई भी पुलिस पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करती है और उसके बाद करती है, अगर अपने पर आ जाए तो? नहीं, बिल्कुल करती है, लेकिन बहुत कम केस। भूषण शरण का हम केस ले लें, यहाँ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई। जब हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं चिराग, तब तो पूरी की पूरी लॉ बेंट हो जाता है। वो तो हम लोग आमतौर पे देखते ही हैं, और हम लोग भी ऐसे केसेस में सवाल यही उठाते हैं कि ये अगर कोई आम इंसान होता तो इसको पहले जेल दिखाते, उसके बाद इससे बात करते।
जब ये ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं इसमें तो कुछ भी होता है, और इनफैक्ट हाई प्रोफाइल केसेस में जेन्युइन विक्टिम्स के साथ भी इनजस्टिस हो जाता है, मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूँगी। लेकिन एक चीज़ जो अभी रेप के केसेस में बहुत बड़ी जो निर्भया के बाद हुआ है, जो कि पेन पॉइंट कहीं ना कहीं पुलिस वालों का भी है, वो ये है कि उनको ये राइट नहीं दिया गया है कि वो अपनी डिस्क्रिप्शन राइट की किस में, कानून में नहीं दिया गया? मतलब कोर्ट्स जो हैं उनको सवाल उठाए। लेकिन आपने सबसे पहले वाली बात बोली कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मुझे अभी थोड़े दिनों पहले गाजियाबाद पुलिस के एक पुलिस ऑफिसर ने फ़ोन किया, हम लोगों ने अपनी डॉक्यूमेंट्री गाजियाबाद पुलिस में दिखाई थी, तो सब लोगों ने मेरा नंबर लिया। तो एक जनाब ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने बोला मैम मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में महिला अपने देवर के ऊपर रेप केस लगा रही है, बोल रही है 3 साल पहले इसने इसका रेप किया था, जो डेट बता रही है उस दिन दिवाली थी। तो हमारे को समझ में आया कि बिल्कुल फर्जी केस है, तो हम लोगों ने उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा के कोर्ट में पेश कर दी। जज ने उस पुलिस ऑफिसर को हड़काया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुम्हारे को किसने राइट दे दिया कि तुम इसको केस को क्लोज कर दोगे, मैं तुम्हारे डीजीपी को कंप्लेंट करूंगा। तो बताइए अब पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? उनके तो फिर उन्होंने गलत इन्वेस्टिगेशन नहीं, उन्होंने गलत इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी। जज बस ये बोल रहा है कि महिला बोल रही है कि 3 साल पहले हुआ है तो हुआ है, 164 की स्टेटमेंट दी है महिला तो इसमें कानून जो है वो आपको लगता है कि कानून में थोड़ी बदलाव की जरूरत है? जी, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट की ये जो एक जजमेंट है या सुप्रीम कोर्ट का कथन है कि 164 स्टेटमेंट जो या महिला की स्टेटमेंट ही सफिशिएंट प्रूफ है कन्विक्ट करने के लिए, वो अपने आप में बिल्कुल सही चीज़ है, लेकिन वो ही अपने आप में सब कुछ हो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को ये गाइडलाइंस जारी करनी पड़ेंगी कि आपके पास अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, सीसीटीवी फुटेज है, सारी एविडेंसेस ये दिखा रही हैं कि महिला जो बोल रही है वैसा नहीं हुआ है, तो उस केस को क्लोज कीजिए आप। सिर्फ उसकी स्टेटमेंट देखिए, कानून जो है या जुडिशरी जो है, मुझे लगता है शायद इसी वजह से अदालत कन्विक्ट कर सकती है सिर्फ, और स्टेटमेंट एक स्टर्लिंग स्टेटमेंट बोलते हैं, उसके बेसिस पे अदालत कन्विक्ट कर सकती है, वो सही अपने आप में कानूनी चीज़ है। लेकिन आप सिर्फ एक स्टेटमेंट के बेसिस पे आप बंदे को अरेस्ट भी कर लो, फिर चार्जशीट भी फाइल कर दो, उसके बाद केस बिल्कुल फॉल फ्लैट हो जाए क्योंकि वो स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल झूठी थी, ये गलत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो 3000 के आसपास केसेस एक्विटल हुए, क्या उसमें 164 नहीं हुआ? सब में 164 के बयान हुए थे। और कोर्ट ने क्यों? देखिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो महिला ही मुकर गई कि ये बयान मैंने दबाव में दिए थे, तो ये बयान मैंने पूछता भी है। हाँ, ये पूछता है, वो कहते हैं जी मैंने दबाव में दिए थे, या पुलिस वाले मुझे बहला के लाए थे, फुसला के लाए थे, मैंने गुस्से में दिए थे। बाकी 50% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बयान दिए थे, पर जब उसको क्रॉस एग्जामिन किया गया तो ये पाया गया कि ये बयान सच्चे नहीं थे, क्योंकि वो बयान जब 164 के होते हैं तो लड़की अकेले देती है, उस समय उसके कोई सवाल जवाब नहीं किया जाता, लड़की जो बोलती है जज साहब वही लिखते हैं और उसको 164 के बयान बोले जाते हैं। उसके बाद उसको क्रॉस एग्जामिन किया जाता है बाकी सारी चीज़ों से। जैसे अभी मैं आपको एक केस की बात बताता हूँ। एक केस अभी एक्विटल हुआ उसमें कल परसों ही। उसमें क्या था कि लड़का लड़की जिस समय का कृत्य बताया गया उस समय फ़ोन पे बात कर रहे हैं। लड़का और लड़की अपने अपने फ़ोन से 2 घंटे तक लगातार फ़ोन पे हैं जिस समय की ये कार्रवाई बताई गई है। जो नहीं, तो आपको सोनी जी लगता है इस पूरे फ्लॉ में 164 अगर लड़की ने दे दिया तो उसको ठीक है, आप मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, आगे जाके वो एक्विटल हो रहा है, तो थोड़ा बहुत कानून में बदलाव होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें देखनी चाहिए, नॉट ओनली 164। देखिए, ये कानून में बदलाव होना चाहिए। क्या बदलाव होना चाहिए, मैं राइट पर्सन नहीं हूँ इसको बताने के लिए कि क्या क्या बदलाव होने चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि इतने डेटा का एनालिसिस होना चाहिए और ये देखना चाहिए कि किन किन पॉइंट्स पे फ्लॉज हैं और उन फ्लॉज को दूर करना। आखिरी बात आपसे कि दीपिका जी, इसमें आपको क्या लगता है कानून में बदलाव बहुत ज़रूरी है, खासकर रेप के केसेस में, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामले होते हैं? चिराग, मैं तो यही बोलूँगी कि इतने सुसाइड्स देख रहे हैं हम लोग, हर दिन पुरुष सुसाइड कर रहे हैं, मैट्रिमोनियल झूठे केसेस में, रेप के झूठे केसेस में, सिर्फ रेप केसेस में नहीं। मुझे लगता है खासकर अतुल सुभाष के बाद जिस तरह से पूरे देश में एक जस्टिस की आवाज़ उठी, एक हाई लेवल कमेटी फॉर्म होनी चाहिए एट द होम मिनिस्ट्री लेवल। ये सारे के सारे जो विमेन स्पेसिफिक कानून हैं, इनकी एफिकेसी क्या है, इनमें ज़मीनी स्तर पे क्या हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। और उसके बाद लॉ मिनिस्ट्री या फिर लॉ कमीशन किस तरह के चेंजेस लेकर आए, वो उनकी वो है। एक और चीज़ बहुत स्पेसिफिक बताऊंगी जो कि हम लोग हर रोज़ ही देखते हैं चिराग, स्क्रिप्टेड एफआईआर्स हो गई हैं। नशीला पदार्थ दिया था, वीडियो की ब्लैकमेल करने, हर एफआईआर में 100 में से 80 एफआईआर में आपको एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट्स दिख जाएंगी जिनका कोई सर पैर नहीं होता है। पुलिस को भी पता होता है कि ये बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है, लेकिन फिर भी जो है वो कुछ कार्यवाही नहीं करती। तो आपने देखा किस तरह से रेप केसेस में जो आपको रियलिटी थी वो मैंने आपको बताया कि 4% कन्विक्शन, ये अपने आप में डाटा बहुत ज़्यादा
चौंका रहा है और बहुत ज़्यादा सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि हमने देखा अक्सर रेप केसेस में जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो नोन होते हैं, और ऐसे में अगर आगे जाकर रेप केसेस का ये हश्र हो रहा है तो ये एक तरह से सिस्टम का मजाक उड़ाया जा रहा है, जिसमें पैसा भी खर्च हो रहा है, जिसमें सारे लोग इन्वॉल्व भी हो रहे हैं, जिसमें सरकार का समय भी बर्बाद हो रहा है और एक पूरा सिस्टम जो है उस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आप लोगों का इस पर दोस्तों क्या सोचना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। हमारी ये कोशिश रहेगी कि ये जो वीडियो है अगर आपको पसंद आएगी तो हम इसके बाद इन्हीं मुद्दों पर और भी आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद दोस्तों।